हेलो बेटा, तो आइए डायमेंशन एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहले डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन होता क्या है इसके डिफिनेशन को बताते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए पहले इसका डिफिनेशन क्या है, डायमेंशन का डिफिनेशन क्या है। जरा देखो क्या कहा जा रहा है, द पावर ऑन फंडामेंटल यूनिट। ये ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नोन एज डायमेंशन। तो क्या कहा गया कि जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, उसके ऊपर जो पावर लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, पावर, वही पावर हमारा क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, डायमेंशन सॉरी और डायमेंशनल फॉर्मूला ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी। डायमेंशन केवल पावर कि वो फंडामेंटल यूनिट कितने टाइम आया हुआ है ये बताता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला जब अभी मैं आपको बताऊंगा तो इन दोनों में अंतर एक बार फिर से मैं बता दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि डायमेंशन पूछा जा रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा रहा है, इस बात पर जरूर ध्यान देना। तो यार यहां तो एक बड़ी बात आ गई, बात क्या है कि फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर लगाया जाएगा, और ये फंडामेंटल यूनिट किसका होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। इसका मतलब पहले तो हम ये जाने कि हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या। जब इनको जान लेंगे, इनके यूनिट को जान लेंगे, तब हम डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखा जाए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो कहा गया वो सारी की सारी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। जैसे हम मास को मेजर करते हैं, अगर हम दुकान पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, मुझे 2 kg पोटैटो चाहिए, तो मैंने इसको मेजर कर लिया कि नहीं कर लिया, तो ये मास हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मैं आपसे पूछूं टाइम क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर टाइम तो आपका 12 o'clock हो रहा है, तो 12 o'clock अगर हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपने टाइम को क्या किया, मेजर किया, मतलब टाइम आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि मैंने बाइक, आप कह सकते हैं कि सर मैं बाइक से आया हूं, मैं कहूंगा कैसे आए हो, आपने कहा बाइक से, मैंने कहा कितने की स्पीड में आए हो, तो आपने कहा सर हमारा जो स्पीड था वो 20 किलोमीटर पर आवर था। तो यहां आपने स्पीड को क्या किया, मेजर किया, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ऐसे आपने कहा सर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी का इंजन है, उस पर एक टॉर्क लगाया है, कितने का, 20 न्यूटन मीटर का, तो आपने टॉर्क को भी क्या कर लिया, मेजर किया, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो जिसे हम मेजर करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो ऐसे कितने फिजिकल क्वांटिटी है यार, मिलियन बिलियन फिजिकल क्वांटिटी है, हर दिन नए नए फिजिकल क्वांटिटी तो बना दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो नहीं जानेंगे, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है उनको हम जरूर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे फीलिंग्स वो हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे मुझे दुख है, तो कितना दुख है या कितनी खुशी है ये मैं बता नहीं सकता। अभी लाइट के बारे में, कितना लाइट आ रहा है ये भी मैं नहीं बता सकता। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी, ठीक है ना। बाकी जिनको भी हम मेजर कर लेंगे वो सब के सब फिजिकल क्वांटिटी होंगे, उसमें घबराने की बात नहीं है। आपको जब भी फिजिक्स में, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी फॉर्मूला आपको इस तरह का मिलेगा वो सब में फिजिकल क्वांटिटी ही है, ठीक है। अब जरा देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा और एक आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। एक आपका क्या होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा क्या होगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, अब जरा देखो, क्योंकि डायमेंशन में मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था फंडामेंटल,
फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अब यहाँ पर थोड़ा हमें सीरियस होना पड़ेगा कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्योंकि अगर इनको आपने जान लिया तो समझ लो डायमेंशन में फिर आपके लिए कुछ बचता नहीं है। अच्छा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी जिनको किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से ना डिफाइन किया जाए, वो एब्सोल्युटली डिफाइंड हो, उनको हम सिंगल में डिफाइन किए हो, वो हमारे फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल। जैसे बेटा मैं एक बात कहूं, आप अगर डिजिट की बात करें तो 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक ये हमारे फंडामेंटल डिजिट कहलाते हैं। लेकिन अगर 99 ये कोई नंबर है तो ये फंडामेंटल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये 99 9 डिजिट को 2 टाइम रिपीट करके लिया गया है। अगर यहाँ पर 2, 3, 5 दिया गया ये नंबर तो ये फंडामेंटल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसको हमने इनके हेल्प से बनाया है। समझ में आया? लेकिन 2 को तो मैंने माना, 2 क्यों माना है उसके पीछे का लॉजिक हमें समझने की जरूरत नहीं है, पर 2 क्यों माना गया होगा इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह जानने की जरूरत है कि 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट है वो फंडामेंटल है, क्योंकि ये एब्सोल्युटली डिफाइंड है। लेकिन अगर किसी नंबर की बात करें तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? इनके हेल्प से बनाए जाएंगे, तो उनको हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो आप जरा देखो तो बाबू, अच्छा कितना इंटरेस्टेड बात है, जरा ध्यान से देखो। ये हमारे डिजिट जो है ना, जो फंडामेंटल डिजिट है वो 10 ही है, 0 से लेकर के 9 तक 10 डिजिट हुए ना। लेकिन इन 10 डिजिट के हेल्प से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं आप बता सकते हो? यार इनफाइनाइट नंबर बनाए जा सकते हैं। सोचो 10 ही डिजिट है, पर मिला मिला करके इनको आपस में इनके प्लेस को चेंज कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट टाइम्स नंबर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? पूरी उम्र बीत जाएगी नंबर बनाते बनाते और नंबर खत्म होने वाला नहीं है। सोचो है 10 ही डिजिट, फंडामेंटल 10 ही डिजिट है, पर इससे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? बहुत ज्यादा ना। क्लियर है ना? ऐसे ही फिजिक्स में भी हमारे केवल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। कितने? 7। बाकी जितने भी होंगे सब के सब क्या होंगे? इन्हीं के हेल्प से डेराइव किए गए होंगे। बात समझ में आया? तो वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं आइए देखा जाए। देखो याद करने का तरीका कैसे करते हैं। हम खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, कैसे रखेंगे? सबसे पहले तो भैया मैं खाना खाऊंगा, मतलब मुझे मांस चाहिए। अरे आलू में भी तो मांस ही होता है, मांस का मतलब क्यों रोही वाला नहीं, आलू हो गया और भी सारी चीजें होंगी, ये सब मांस ही है। पहले मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद फिर मुझे टहलना है, मीन्स मुझे डिस्टेंस कवर करना होगा। खाने के बाद जब मैं टहलने जाऊंगा तो ऐसा नहीं कि रात भर टहलते ही रहूंगा, मैं टाइम का ध्यान दूंगा। किसका ध्यान दूंगा? टाइम का। ठीक है? अच्छा, जब एक ठीक ठाक टाइम इंटरवल मैंने घूम लिया, अब क्या करेंगे? घूमते समय मेरे शरीर से एनर्जी रिलीज हुई होगी, और जब एनर्जी रिलीज हुई होगी तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया। अब मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया है? हाई हो गया। अब जब टेम्परेचर हाई हो गया तो मैं घर पे फिर वापस आऊंगा। अब घर पे आऊंगा तो क्या करूंगा? फैन चालू करूंगा यार। फैन चालू करने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करूंगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक। चलो अच्छा, अब सोने का समय हो गया। जब सोने जाना होगा तो मैं क्या करूंगा? देखो अब ऐसा तो नहीं कि मुझे सोना है तो 100 वाट का बल्ब जला दें। 100 वाट वाला बल्ब है और 0 वाट वाला बल्ब है, तो 100 वाट वाला बल्ब क्या करेगा? ज्यादा एनर्जी पर सेकंड रिलीज करेगा। तो ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो ऐसे सिचुएशन में कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा और मुझे सोने में दिक्कत होगी। तो मैं क्या करूंगा? कम इंटेंसिटी वाला मैं क्या करूंगा? बल्ब का इस्तेमाल करूंगा। तो क्या आएगा आपका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 6 हमारे फिजिक्स के हो गए। एक केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा और वो क्या होगा आपका? अमाउंट ऑफ
सबस्टेंस। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कौन कौन सी जगह को? मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। यहां पर 6 आपके फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले हैं और जो 7वां होगा वो कहां पर इस्तेमाल करेंगे? केमिस्ट्री में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मोल ओल का नाम सुने हो ना, वही है। अच्छा चलो ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। तो और फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। तो ये भी जरा ध्यान देखो, ध्यान दो। सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटी ये कौन से हैं? चलो देखो। अच्छा फंडामेंटल समझ में आ गया। अब इसके बाद होता है डेराइव। डेराइव का मतलब क्या होता है? जो इन फंडामेंटल के हेल्प से बनाए जाते होंगे। जैसे थोड़ा सा देख लो, डेराइव में क्या आएगा? आपका स्पीड। अच्छा ये बताओ स्पीड इक्वल टू क्या होता है? आप फॉर्मूला पढ़े हो? जैसे अभी तो मेरे अंदर कोई स्पीड नहीं है, अभी तो मैं रुका हूं, लेकिन अगर मैं ऐसे चलने लगूं तो आप क्या कहेंगे कि आपके अंदर स्पीड है। मतलब मैंने डिस्टेंस कवर किया किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब खुद ही देख लो, टाइम हमारा फंडामेंटल है, डिस्टेंस हमारा फंडामेंटल है और इन दोनों के हेल्प से एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना स्पीड। तो स्पीड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बना है, मतलब ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ऐसे एक्सेलरेशन देख लो, एक्सेलरेशन इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा क्या? अगर वेलोसिटी चेंज करें टाइम के साथ तो हम कहेंगे कि बॉडी में क्या है? एक्सेलरेशन है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा वेलोसिटी कहीं यहां पर है? नहीं, यहां तो वेलोसिटी नहीं है। टाइम, हाँ टाइम है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अगर वेलोसिटी नहीं तो वेलोसिटी का जरूर कोई, अगर इसमें सातों में नहीं है तो पक्का ये डेराइव भी होगा। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और ये आपका ऑलरेडी टाइम यहाँ पर है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा डिस्टेंस के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? जरा ध्यान देना बेटा। डिस्टेंस के अंतर्गत आ सकता है लेंथ, क्योंकि आप अगर किसी बॉडी का लेंथ मेजर करते हो, किसी रॉड का लेंथ मेजर करते हो तो आप वर्ड इस्तेमाल करते हो मीटर। कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूनिट इस्तेमाल करते हैं? डिस्टेंस का ही समझ लीजिए, ठीक है ना। तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, रेडियस हो गया। क्योंकि देखो आप कहते हो ये एक सर्किल है, इसका रेडियस इतना सेंटीमीटर है, तो ये यूनिट आगे क्यों आ गया? रेडियस हो गया। आर्क हो गया। आर्क मतलब क्या कह सकते हैं? यहां से यहां तक का हम एक पार्ट ले लेते हैं तो ये इसका आर्क कहलाएगा। और ये भी हम सेंटीमीटर या मीटर में ही मेजर करते हैं। तो क्या क्या हो गया? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, आर्क। अच्छा उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। ये सारा का सारा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिस्टेंस के ही अंतर्गत आएगी। क्लियर है ना? तो यहां देखो अब डिस्प्लेसमेंट, हाँ इसके अंतर्गत आ गया। टाइम टू टाइम आया है, ठीक है, पर टाइम भी तो हमारा फंडामेंटल है ना। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो पता ये चलता है कि ये किसी और से नहीं बल्कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। एक बार और जरा ध्यान से देखिएगा। एक और लेते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? तो ध्यान दो। अच्छा एक्सेलरेशन को ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। एक्सेलरेशन से बना है एक्सीलेटर, और जब हम बाइक का एक्सीलेटर लेते हैं तो क्या होता है? उसका वेलोसिटी टाइम के साथ क्या करने लगता है? इंक्रीज करने लगता है। मतलब वेलोसिटी चेंज होने लगता है कि नहीं होने लगता है? तो अगर कभी भी वेलोसिटी चेंज करें टाइम के साथ तो कहेंगे हमने क्या लिया है? एक्सेलरेशन लिया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? और अगर हम ब्रेक मारते हैं तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, क्योंकि तब आपका वेलोसिटी लगातार घटता जाता है। समझ में आया? कुल मिला जुला के मैंने कहा कि वेलोसिटी में चेंज हो, वो इंक्रीज भी कर सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है, बट चेंज हुआ अगर टाइम के साथ तो हम कह देंगे उसके अंदर एक्सेलरेशन है। अब आओ फोर्स देखो कितना सिंपल है याद करना। अच्छा मान लो लड़का पढ़ता नहीं है तो घर वाले क्या करते हैं? अरे इंटर पढ़ लियो, तो घर वाले खूब प्रेशर लगाते हैं, अरे यार पढ़ लो यार। लड़का
प्रेशर करके कहीं गांव से निकाल देते हैं, तब बीए करने लगता है। बीए किसी तरीके से पास हुआ तो घर वाले कहते हैं यार थोड़ा और पढ़ लो, तो क्या कहते हैं, खूब फोर्स लगाते हैं उसको फोर्स लगा करके कहते हैं कि बेटा एक काम करो, आप कम से कम एमए तो कर लो। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। देखो फोर्स इक्वल टू एमए, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे भी एमए में करने वाले बच्चे बहुत फोर्स लगा करके ही कराए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, बस याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास देखो हाई तो फंडामेंटल है, बट एक्सीलरेशन नहीं, इसमें तो एक्सीलरेशन का कहीं जिक्र ही नहीं है, मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन का भी मैंने कहा वेलोसिटी अगर चेंज करने लगे टाइम के साथ, तो टाइम तो यहाँ आ जा रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, इसको भी हम ब्रेक करेंगे कि वेलोसिटी कब होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज करे टाइम के साथ, तो ये टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। अब खुद ही देख लो फोर्स हमारा क्या है, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है, मास डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार भले से मिलियन बिलियन फिजिकल क्वांटिटी है, वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी अगर ब्रेक करोगे तो वो इन सातों में से कोई ना कोई जरूर होगा, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके वो नई फिजिकल क्वांटिटी को क्या किए होंगे, बनाए होंगे। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है ना। चलो हाँ, दो और फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, मैंने आपको बताया, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्यों सप्लीमेंट्री कहते हैं, आइए देखा जाए। अभी मैं यूनिट भी बताऊंगा क्योंकि विदाउट यूनिट तो कुछ होगा ही नहीं। दो होते हैं, एक होता है आपका प्लेन एंगल, और दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। तो देखो प्लेन एंगल क्या होता है, ये मान लो आर्क है और ये इसका रेडियस है, और ये इन दोनों के बीच का मेजरमेंट क्या, थीटा है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क, ये वाला आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये प्लेन एंगल का है, किसका है, प्लेन एंगल। अच्छा आर्क क्या है, वो आर्क तो आपका डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर, और ये रेडियस है, रेडियस भी तो डिस्टेंस के अंतर बताता है, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर, मीटर से मीटर कट गया। तो बताओ प्लेन एंगल का क्या कोई है, कोई यूनिट आया, नहीं आया। अब बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी को पहचान पाना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कहीं पर मैं लिखूं कि ये 7 है और मैं पूछूं किस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है, आप कभी बता ही नहीं सकते हो। लेकिन जैसे मैंने यहाँ न्यूटन लिखा, आप कह दोगे यार तो फोर्स को बता रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने न्यूटन मीटर लिखा, तो आप कह देंगे ये तो टॉर्क को बता रहा है, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी को बता रहा है। बात समझ में आती है। अगर यहीं पर मैंने किलोग्राम लिखा होता तो आप कहते हैं ये तो मास को बता रहा है। तो ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट यूनिट हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को पहचान नहीं सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब बताओ यहां पर क्या कोई यूनिट आ रहा है। अब अगर कहीं पर ऐसे लिखा गया 7, तो बच्चा इसको क्या कहेगा, ये कहेगा केवल 7 नंबर है, या फिर ऐसे यहां लगा दिया गया तो कहेगा फोर्स है। लेकिन मुझे एंगल बताना है, प्लेन एंगल बताना है, 7 डिग्री को बताना, तो कैसे बताएं। तो यार कोई ना कोई सिंबल देना पड़ेगा जिससे कि मैं नहीं हूं, मैंने बुक लिखा लेकिन वो बुक कहीं पर और गया है जहां मैं नहीं हूं, पर वो बच्चा समझ जाए कि वास्तव में वो 7 एंगल को ही बता रहा है, तो कैसे बताएगा। तो उसके लिए तो यूनिट हो नहीं सकता है। तो हमने क्या किया, अपने तरफ से एक सिंबल दिया है। क्या दिया है, तो इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही सॉलिड एंगल हमारा है, सॉलिड एंगल देखो, प्लेन एंगल ये आर्क एक लेंथ होता है। आप एक थ्रेड ले लो या फिर साइकिल का रिम है ना, तो उसका कोई छोटा सा टुकड़ा लेकर के सेंटर से मिला दो, तो वो देखो एक तरह से लेंथ है, ये कि नहीं है। तो वो जो एंगल बनाया था वो एंगल क्या कहलाया, प्लेन एंगल कहलाया। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है, अब आप ऐसे एज्यूम करो फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल है। तो ध्यान दो, ऐसे वाला फुटबॉल है। अब इस फुटबॉल का ये वाला सरफेस ले लो, ये वाला सरफेस, इसके सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे जब आएगा तो गोल सा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब अगर कोई सरफेस सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। और सॉलिड एंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहां पर मैंने आर्क कहा था ना। अब जैसे मान लो मैंने कहा ये एक सरफेस है,
और ये सरफेस सेंटर पे देखो ऐसे एंगल बना रहा है, ये गोल सा एंगल बना कि नहीं, ठीक है। इसी को सॉलिड एंगल कहेंगे, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ओमेगा से। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सरफेस एरिया है, क्या होगा, सरफेस एरिया, और अपान में ये देखो ये इसका क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर, ये हमारा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो अब जरा देखो बाबू, सरफेस एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और रेडियस का होता है मीटर का स्क्वायर, क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर, फिर यूनिट से यूनिट कट गया, ये तो यूनिटलेस हो गया। तो कैसे इसको पहचाने, तो इसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, इसके लिए जो यूनिट का इस्तेमाल किया है स्टेरेडियन। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा जिससे हम उसकी पहचान करेंगे वो रेडियन होगा, और सॉलिड एंगल का पहचान हम जिससे करेंगे, मतलब जो उसका यूनिट होगा वो क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। और इन दोनों को हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आपने सीखा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, यार डायमेंशन मैंने पहला ही टॉपिक पढ़ाया था, डायमेंशन में मैंने कहा था कि जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्या मैंने कहा था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो फंडामेंटल यूनिट है, उस यूनिट के ऊपर जो पावर होगा वो डायमेंशन कहलाएगा। तो अभी तो हमने ये सीख लिया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है, अब हमें ये भी सीखना होगा कि इसके यूनिट कौन कौन से हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? और जब यूनिट सीख लेंगे तब हम डायमेंशन आसानी से समझ सकते हैं। तो आओ यूनिट के बारे में देखा जाए। और यूनिट कितना इंपॉर्टेंट एक बार मैं बता दे रहा हूं। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है। मान लो क्लास में अगर हम लोग प्रेजेंट हैं और नाम नहीं होता किसी का, तो मैं ऐसे हाथ दिखा, चलो खड़े जाओ, उनसे बात करता हूं, उनसे मुझे बात करना था, चलो खड़े हो जाओ, उनसे बात करना था, चलो खड़े जाओ। मैं भाई इशारा करके बुला सकता था ना, लेकिन सपोज करो कि हम आप फोन पे बात कर रहे हो, यहाँ कोई नहीं है, आप अमेरिका में हो, हम यहाँ हैं, मैंने आपके पास फोन किया, मैंने कहा यार कि हम लोगों के ग्रुप का बच्चा IAS हो गया, तो आपके दिमाग में क्या होगा, 50 बच्चे थे, एक आप हो गए, तो बच्चे 49, मतलब आपके दिमाग में तुरंत 49 बच्चों का पिक्चर आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कौन, तो मैं कहूंगा अरे वो जो गोरा सा था। तो कोई जरूरी नहीं है ना कि पूरे क्लास में एक गोरा आदमी हो, एक ही गोरा लड़का हो। या मैं कहूँ जो मोटा सा था, तो क्या जरूरी कि ये कहीं मोटा हो? मैं आपको सिंबल बताता रह जाऊंगा कि यार देखो ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, पर आप क्लियरली उसका जवाब नहीं दे पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब उसको समझ नहीं पाओगे कि आखिरकार किसके बारे में सर कह रहे हैं। लेकिन अगर नाम होता, मैंने कहा कि हम लोगों की क्लास का बच्चा IAS हो गया, आपके दिमाग में आया 49 का पिक्चर आ गया, आपने कहा कौन, मैंने कहा राहुल। अब जैसे ही मैंने नाम राहुल का लिया, आपका दिमाग 48 का पिक्चर डिलीट किया और राहुल का पिक्चर ला करके आपके सामने खड़ा कर दिया। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है कि 50 के भीड़ में जो नाम है ना, वो बड़े आसानी से लोगों को पहचानने में हेल्प कर सकता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिया है कि अगर मैंने यहां लिख दिया 5, तो मैं पूछूं किस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा, आप कभी बता ही नहीं सकते हो जब तक कि इसका यूनिट ना लिखा जाए। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, मिलियन बिलियन है, लेकिन उनको पहचानना तब आसान हुआ जब उनका यूनिट बना। तो हर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ये अगर किलोग्राम है तो ये मास की बात हो रही थी, मास हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, और इस फिजिकल क्वांटिटी का ये वाला जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगा या मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और ये इसका क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, यूनिट कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा। ध्यान देना कि मैं फिजिकल क्वांटिटी कह रहा हूं कि यूनिट कह रहा हूं। अगर यूनिट कहूंगा तो ये होगा और फिजिकल क्वांटिटी कहूंगा तो ये होगा, कंफ्यूज मत होना। और ये जो न्यूमेरिकल, ये जो लिखा होता है डिजिट में या फिर न्यूमेरल जो वैल्यू होता है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड कहते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं यूनिट के बारे में बात करने जा रहा हूं। किसके बारे में बात करने जा रहा हूं? यूनिट के बारे में। तो जरा ध्यान से देखो, यूनिट को भी लेकर के एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी मैं ऐसे कहने वाला हूं कि यार एक बॉडी पर 10 डाइन का फोर्स लगा है, तो आप कहेंगे डाइन, अरे हम तो पढ़े थे कि
फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये डाइन कहां से कर दिए। फिर मैं कहूंगा कि जो कार है, कार का इंजन इतना अर्ग एनर्जी का है, इतना अर्ग एनर्जी वो अगर प्रोवाइड करता तो वो चलेगा। तो आप कहेंगे अरे यार एनर्जी का तो हमने यूनिट पढ़ा था जो है जूल, तो ये अर्ग कहां से आ गया। या मतलब कहना मैं ये चाहता हूं यार कि यार एक ही फिजिकल क्वांटिटी को लोग अलग अलग नाम दे दिए। यूनिट मतलब नाम ही हुआ ना, तो अलग अलग नाम दिए। अब यार एक ही फिजिकल क्वांटिटी के अगर अलग अलग नाम हो गए तब तो स्टडी करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यार अगर मान लीजिए आपने मुझे पैसा दिया, सपोज करो आपने मुझे 100 रुपया दिया और मैंने आपको 100 पैसा वापस किया, तो क्या दोनों बराबर है? कभी बराबर नहीं है ना। लेकिन आप कहोगे आपने भी तो मुझे मनी दिया, मैंने भी तो आपको मनी दिया। लेकिन मैं कहूंगा अरे भाई सिस्टम अलग हो गया, मैंने आपको रुपए वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया और आप मुझे पैसा वाला दे रहे हो, तो प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? पता चले मैं सुनार के वहां गया, मैंने कहा भैया मुझे 1 किलो सोना दे दो, उसने दे दिया। मैंने कहा चलो 1 ग्राम ले लो, तो क्या वो मान जाएगा? नहीं मानेगा ना, कहेगा कि अरे मैं कहूंगा देखो आपने भी मुझे 1 ही दिया, मैंने भी 1 दिया, तो कहेगा अरे यार सिस्टम अलग अलग है, ये आपका सिस्टम अलग है, ये मेरा सिस्टम अलग है। मतलब इसका मतलब ये हुआ यार कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, उसके डिफरेंट नाम दे सकते हैं। तो हमको पहले ये पता करना चाहिए कि ये नाम कितने तरीके से हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए साइंटिस्टों ने एक प्लान किया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक नहीं 4 सिस्टम बनाया यूनिट को मेजर करने के लिए। कितने सिस्टम बनाए? 4 सिस्टम। और वो चारों सिस्टम क्या है जरा ध्यान देना बाबू, ये मैं बार बार जिक्र करूंगा इसलिए ध्यान से देखना। और मैं बता दूं पूरा फिजिक्स में आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप किसी एक ही सिस्टम में सब क्वांटिटी को कन्वर्ट करके तभी उसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा एक बॉडी का मास है 3 kg और उसका एक्सेलरेशन जो है वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताओ उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो आप सब लोग 9th में पढ़े हो कि फोर्स इज इक्वल टू होता है m में, मास दिया 3 और एक्सेलरेशन दिया 1, लगा दिया 3 न्यूटन। ये गलत हो गया। रीजन क्या है? यहां पर ये किलोग्राम में मेजर किए हैं, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में मेजर किए हैं। ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। तो फिर जो नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसको ऐसे भी समझ लो, मैं मार्केट गया था, मैंने 1 kg आलू खरीदा और 200 ग्राम टमाटर खरीदा, तो मैंने टोटल कितना खरीदा? तो आपका ऐड कर दोगे क्या कि 201, यहाँ किलोग्राम लिखोगे कि ग्राम लिखोगे? बताओ, आप ऐड ही नहीं कर सकते हो यार जब तक इनके सिस्टम सेम ना हो। अब 2 तरीके हैं, या तो इस किलोग्राम को ग्राम में बदल दो या इस ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, तब जाकर के वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो सोच लो सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सिस्टम पे विशेष ध्यान देना है। तो हमारे लिए 4 सिस्टम बनाए गए हैं, और वो कौन कौन से जरा ध्यान से देखो। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, और एक और सिस्टम होगा SI सिस्टम। तो ये SI सिस्टम मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है ना। अब देखो ये सिस्टम क्या कहता है। सिस्टम कहता है कि अगर MKS सिस्टम का आप इस्तेमाल कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उस कंडीशन में अगर कहीं डिस्टेंस आया तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप मीटर का इस्तेमाल करोगे। इसका इस्तेमाल करोगे मीटर का। अगर मास आया और मास को अगर मेजर करना है तो आपको किलोग्राम का इस्तेमाल करना होगा, और अगर टाइम का मेजरमेंट करना है तो आपको केवल सेकंड में। अगर मिनट में देता है, आवर में देता है, तो उसको सेकंड में आपको कन्वर्ट करना होगा। अब चलो, अगर आपने सीजीएस सिस्टम को सेलेक्ट किया कि मुझे क्वेश्चन सीजीएस सिस्टम में करना है, तो उस कंडीशन में देखो पहला डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे, मास को आप ग्राम में मेजर करोगे, टाइम को आप सेकेंड में मेजर करोगे। और अगर एफपीएस सिस्टम हुआ तो एफपीएस सिस्टम में जो डिस्टेंस होगा उसको फीट में मेजर करोगे, मास को पाउंड में मेजर करोगे, और टाइम को किस में मेजर करोगे? सेकेंड में।
तो ये तो इंग्लैंड में चलता है भैया, इंग्लैंड का ये सिस्टम है, हमारे वहां इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वैसे भी केक को खरीदने जाते हो तो क्या कहते हो कि हमको 1 पाउंड 2 पाउंड चाहिए, ये नहीं कहते हो कि हमको 1 किलो केक चाहिए 2 किलो केक चाहिए, क्योंकि ये इंग्लैंड वाला सिस्टम है जो हम लोग यहाँ पर अपना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फिलहाल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो उसको सीजीएस सिस्टम में रखेंगे या तो उसको एमकेएस सिस्टम में रखेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 3 सिस्टम ये हो गया। एक और सिस्टम है आपका एसआई सिस्टम, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। और ये जरा देखिए क्या क्या करता है। तो हमारे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो एसआई सिस्टम में कितने हैं, मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हो गया। ध्यान देना होगी, ये तो हमारा फंडामेंटल